अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। अनवारुल हक काकड़ साहब की हुकूमत ने ना सिर्फ ये कि अगर देखा जाए तो सही मायनों में अपने काम का आगाज़ कर दिया है, बल्कि काबीना के जो लोग हैं उनके शॉर्ट लिस्ट होने के बाद अब लगता यह है कि ये हुकूमत सही मायनों में काम शुरू करने के मूड में नज़र आती है। लेकिन देखना यह है कि आया उन चंद महीने का जो वक्त इस हुकूमत को मिला है, अगर तो इस सूरत में कि फरवरी में इंतखाबात करवा दिए जाते हैं तो फिर इस हुकूमत के लिए चैलेंजेस बहुत हैं, ना सिर्फ मईशत के हवाले से, दिफा के हवाले से, बल्कि खारजा अमूर के हवाले से भी इनकी टीम के हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इनके सामने चैलेंजेस की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है। लेकिन इस सब के साथ हमें ये भी देखना होगा कि सूबाई सतह के ऊपर भी जो हुकूमतें बनाई जा रही हैं उनके पास भी ना सिर्फ चैलेंजेस की एक तवील फहरिस्त होगी, बल्कि वहाँ पर मौजूद जो मुख्तलिफ जमातें हैं उनके आपसी इख्तलाफात को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबात का ना सिर्फ पुरअमन इनेकाद करवाना एक बड़ा टास्क होगा, बल्कि इंतखाबात के हवाले से जो तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने किए जाएंगे या सामने रखे जाएंगे उनको भी मद्देनज़र रखना होगा। इसमें ना सिर्फ ये कि इलेक्शन कमीशन के कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होगी, बल्कि इसके साथ साथ सूबाई निगरां हुकूमतों के कंधों के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। हम ये देख सकते हैं, बल्कि एक वाज़ेह मिसाल हमारे सामने पंजाब की निगरां हुकूमत के हवाले से मौजूद है, जहाँ पर वहाँ के जो CM हैं मोहसिन नकवी साहब, उनके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार ज़रूर किया जाता रहा, लेकिन मोहसिन नकवी साहब भी बहैसियत निगरां वज़ीर आला बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा कर रहे हैं। लेकिन यही एक्सपेक्टेशंस क्या हमें दीगर सूबों के हवाले से हो सकती है जब हमारे पास बड़ा कलील वक्त रह गया है इंतखाबात के हवाले से? तो आज के प्रोग्राम में हम इस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे, और प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद, उनको वज़ीर आला सिंध के तौर पर नामज़द कर दिया गया है, और इस हवाले से तकरीबन 2 से 3 रोज़ तक डिस्कशंस किए जाते रहे, MQM की तरफ से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी। और जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर साहब जो हैं उनको नॉमिनेट किया गया है, जिन्होंने आइंदा आने वाले चंद घंटों में अपने ओहदे का हलफ उठाना है। ये ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज हैं, बल्कि इसके अलावा सिंध हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस भी हैं, और हमें वक्त दिया इन्होंने। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर साहब, सर आपने हमें वक्त दिया। सर मैंने जो अभी तारुफ में ज़िक्र किया है जिन चीज़ों का, जिन चैलेंजेस को हवाले से, सर यकीनन आप भी अब नॉमिनेट हो चुके हैं और इंशाल्लाह चंद घंटों में आप अपने ओहदे का हलफ भी उठा लेंगे। लेकिन सर ये सारी चीज़ें भी आपके नज़र से गुजरी होंगी कि इन चैलेंजेस को सामने रखते हुए कितना मुश्किल काम होगा सर, और इस जिम्मेदारी को ख़ास तौर पर उठाना, ये कितना बड़ा चैलेंज हो सकेगा सर आपके लिए? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बड़े टफ़ चैलेंजेस हैं और इससे नबरदाज़मा होना ज़रा मुश्किल है, ये मुश्किल काम है। इसके लिए कोशिश करेंगे, पूरी अपनी काविश करेंगे कि इसमें कामयाब हो सकें इंशाल्लाह। लेकिन सर सुप्रीम कोर्ट बार जो है वो नई मरदमशुमारी के ख़िलाफ़ कोर्ट में जा चुका है, और वहाँ ये कहा जा रहा है कि जी इस मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा प्रोबेबल सिनेरियो बन सकता है जिसमें इंतखाबात में डिले आए सिर्फ इस वजह से कि नए सेंसस पर होने हैं या पुराने सेंसस पर? ये तो देखें कोर्ट्स के ऊपर है। आपने फरमाया ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के सामने है, तो उनको एग्जामिन करना है और उनको फैसला करना है, और उस हुकूमत उन फैसलों की पाबंद होगी। बिल्कुल ठीक। सर ये भी बताइएगा कि कुछ जो छोटी पार्टीज़ हैं सिंध की, उनकी तरफ से ये प्रिडिक्ट किया जाता रहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुझे पता है कि ये थोड़े से पॉलिटिकल क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इस पे थोड़ी सी अपनी राय भी दें कि सर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की किसी हद तक मोनोपोली है, ना सिर्फ बल्दियाती इलेक्शन में उन्होंने एक बड़ी पार्टी MQM को भी साइडलाइन करने की कोशिश की थी हल्का बंदियों की सूरत में, बल्कि उन्होंने कुछ छोटी पार्टीज़ को भी साइडलाइन किया। तो उस पर सर क्या कॉमेंट करेंगे कि आपकी अपनी क्या राय है? क्या ऐसा आपको होता वो माजी में नज़र आया है? देखिए इलेक्शंस तो हो चुके हैं, अब उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं। तो इलेक्शन में गालिबन मेरे इल्म में नहीं है कि बाकायदा किसी धांधली का इल्ज़ाम लगाया गया। हल्का बंदियों का मामला जो है वो अब निबट चुका है, उसकी बुनियाद पे इलेक्शन हो चुके हैं। अगर उसको किसी ने चैलेंज किया, वो अंडर जुडिशल स्क्रूटनी है, तो उसके रिजल्ट सामने आ जाएंगे, और उसमें तो निगरां हुकूमत का कोई रोल नहीं हो सकता मुमकिन तौर पे। बस ये हो सकता है कि एतमाद साजी के लिए और बाहम इश्तराक की कोशिश की जाए, हम अपने गुड ऑफिस को इस्तेमाल करें, पार्टियों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो उसको असरअंदाज ना होने दें इनके मज़ीद जो आइंदा के रिश्ते हैं और इलेक्शन की इनेकाद पे। जी। अच्छा सर, कोई टीम के हवाले से आपके जहन में कुछ लोग मौजूद हों जिनको आप अपनी टीम में शामिल करें? जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने पिछले 2-3 रोज़ में ब्रेनस्टॉर्मिंग की है, फिर उन्होंने अपने लोगों को चुना है, तो आप कुछ लोगों को जहन में रखते हैं जिनको आप अपनी टीम में शामिल करना चाहेंगे? यकीनी तौर पे हर आदमी की ख्वाहिश होती है कि उसकी टीम में काबिल, लायक, एहलियत वाले लोग, ईमानदार लोग, डेडिकेटेड लोग, कन्विक्शन वाले लोग हों। मेरी भी यही ख्वाहिश है।
اب دیکھتے ہیں، اب جب ذرا چارج لینے کے بعد ان چیزوں کی طرف توجہ ہوگی، صلاح مشورے کے ساتھ بہتر سے بہتر ٹیم کی تشکیل کی کوشش ہوگی، اللہ تعالیٰ اس میں کامیاب کرے۔ سر یہ بتائے گا کہ ابھی تک لیکن آپ کے ذہن میں نہیں ہے کہ کن لوگوں کو آپ شامل کر سکتے ہیں؟ کوئی ایک دو نام تو آپ کے ذہن میں ہوں گے جو آپ چاہتے نہیں، ہوں؟ ہاں کچھ لوگ ذہن میں ضرور آتے ہیں، لیکن اس وقت ذرا قبل از وقت ہوگا ان کا نام لینا۔ ہو سکتا ہے اس سے بہتر لوگ آ جائیں، ہو سکتا ہے وہ اویلیبل نہیں ہو سکتا ہے وہاں ان کو نہ لینے میں کوئی مسئلہ ہے، تو میرے خیال سے ابھی یہ پری میچور ہے۔ لیٹ دا ٹائم کم، انشاءاللہ اس میں زیادہ اب دیر نہیں ہے۔ حلف لینے کے بعد جب باقاعدہ باضابطہ میں اپنے فرائض کی انجام دہی شروع کروں گا تو اس وقت ان چیزوں پہ توجہ دی جائے گی انشاءاللہ۔ اچھا سر یہ بتائیں کہ کیا بنیادی چیلنجز آپ کے ذہن میں ہیں جن کو آپ نے سب سے پہلے ٹیک اپ کرنا ہے ادر دین الیکشن جب آپ سی ایم بن جائیں گے؟ جی ہاں، دیکھیں وہی جو بیسک عمومی چیزیں ہوتی ہیں، ظاہر سی بات ہے ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، ہمارے اپنے مسائل ہیں، ہمارے یہاں لا اینڈ آرڈر اور سیکیورٹی کی بھی سچویشن ہے، ہمارے یہاں سیوک ایمینٹیز کا بھی فقدان ہے، انفراسٹرکچر کا بھی مسئلہ ہے، اور تمام چیزوں کو تو بہرحال جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ مکمل طور پہ اٹینڈ نہیں کر پائے گی، اٹینڈ تو ضرور کرے گی لیکن ان میں کوئی خاص بڑی تبدیلی نہیں لا سکتی۔ ہم ایک ممکن ہے چند چیزوں میں، چند جہتوں میں ایک رخ کا تعین کر دیں اور اس کو کوئی مانے آئندہ نہ مانے، کچھ پالیسی سازی کی تھوڑی بہت کوشش کریں، بیسک ایلیمنٹری جو آؤٹ لائن ڈرا کر دیں، اس پہ جتنا عمل ہو سکتا ہے کر دیں، پھر اس کے بعد منتخب حکومت جو انشاءاللہ آئے گی پھر اس کی ثوابدید ہوگی کہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے۔ بہرحال فوری ریلیف کے لیے ہم یقیناً کوشش کریں گے۔ کراچی میں بڑے سنگین مسائل ہیں، ان میں سے جس طرح لا اینڈ آرڈر کی ابھی بات ہوئی، کچھ تھوڑی بہت اس پر توجہ دی جائے گی، تھوڑی بہت کیا اس کو جتنا ہم کوشش کر سکیں امپروو کرنے کی، لوگوں کو سیکیور کرنے کی، لوگوں کو سیفٹی فراہم کرنے کی۔ اس کے علاوہ جو بیسک ایمینٹیز میں جو چھوٹی بڑی چیزیں ہیں وہ ہیں، پھر انٹیریئر میں سیلاب زدگان کی ریہیبلیٹیشن کا کام ہے، تو ان چیزوں کی طرف تو یقیناً فوری توجہ کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا سر میں چاہوں گی کہ آپ کی موجودگی کا ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑی سی آپ سے رہنمائی بھی لیں عدلیہ کے حوالے سے کہ سر پچھلے کچھ ماہ میں ہم نے دیکھا کہ عدلیہ کا ایک بڑا سٹرونگ سٹانس رہا بہت سی چیزوں کے اوپر، خاص طور پر پولیٹیکل پارٹیز اور ان کی ایفیلیشن کے حوالے سے۔ سر اس پر آپ کیا رائے دیں گے کہ آپ کو نہیں لگتا کہ کیا ہماری عدلیہ کے اوپر جو ایک پرسیپشن بن رہا تھا اس پرسیپشن سے کچھ نقصان بھی پہنچا عدلیہ کو؟ یقیناً دیکھیں ہر ادارے کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے۔ ہمارے ہاں ایک ریٹن کانسٹیٹیوشن ہے اور ایک بہت جامع کانسٹیٹیوشن ہے، اس میں ہر ادارے کے رول کا تعین کر دیا گیا ہے، اور جو زندگی کے تمام معاملات ہیں ان میں سے اکثر کو بخوبی کور کیا گیا ہے۔ تو عدلیہ کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اپنے حدود میں رکھے اور ہر ادارے کو اپنی اپنی جگہ کام کرنے دے۔ بعض وقت عدلیہ کی طرف سے بھی تجاوز ہو جاتا ہے، جہاں دوسرے اداروں کی طرف سے قانون اور آئین شکنی ہوتی ہے یا اس کی بھرپور عمل درآمد میں کوتاہی ہوتی ہے، اسی طرح عدلیہ سے بھی اکثر یہ جو ہے وہ اوور شوٹ کر جاتی ہے۔ تو ہم اگر الیکٹڈ نمائندوں کو، پارلیمنٹ کو، الیکٹڈ گورنمنٹ کو قانون اور آئین کے تحت ہی اگر ہم انہیں کام نہیں کرنے دیں گے اور ہر جگہ دخل اندازی کریں گے جو کہ ہمارے مینڈیٹ سے باہر ہے، تو وہ اس کے نتائج آپ دیکھ رہے ہیں۔ 76 سال ہو گئے، ہر ادارے سے کوتاہیاں ہوئی ہیں اور غلطیاں ہوئی ہیں، اور اسی طرح عدلیہ سے بھی ہوئی ہیں۔ لیکن کیونکہ عدلیہ کی ذمہ داری غالباً سب سے بھاری ہے، اس کو آئین کی بالادستی اور قانون پہ عمل درآمد اور انصاف کی فراہمی کا مقدس فریضہ انجام دینا ہوتا ہے، تو عدلیہ کو بہتر سٹینڈرڈ اپنا قائم کرنا ہوگا اور زیادہ احتیاط کرنی ہوگی، زیادہ بردباری سے کام کرنا ہوگا، اور یقیناً کوشش کرنی چاہیے کہ ہر ادارے کو اس کے حدود میں کام کرنے میں معاونت بھی فراہم کرے اور رہنمائی بھی کرے۔ لیکن بدقسمتی سے اکثر جگہ پہ عدلیہ اوور شوٹ کر جاتی ہے اور دوسرے اداروں کے کام میں اور ان کے دائرے میں مداخلت کر بیٹھتی ہے، یہاں تک کہ اب دیکھیں ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کا بڑا سنگین مسئلہ ہے، اس سے بعضی جو شقیں ہیں آئین کی وہ باقاعدہ مسخ ہو گئی ہیں، اور اس کے بڑے سنگین نتائج پچھلے ادوار میں بھی نکلے ہیں اور آج بھی اس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ اچھا سر آپ نے بھی خود ذکر کیا کہ کہیں کہیں عدلیہ سے بھی کوتاہی ہوئی ہے، اور آپ نے اس میں ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کا حوالہ بھی دیا۔ سر یہ جو ہماری موجودہ عدلیہ ہے ابھی، کیونکہ چند ایک ماہ باقی ہیں یا کہہ لیں مشکل سے 1 ڈیڑھ ماہ بھی باقی ہے،
تو آپ کے خیال میں اس عدلیہ سے اس ٹینیور میں سب سے بڑی غلطی کون سی ہوئی ہے جس کی وجہ سے بڑا ڈرا بیک برداشت کرنا پڑا موجودہ کورٹس کو، اسپیشلی اپر کورٹس کو؟ دیکھیں نا، جس طرح میں نے عرض کیا کہ ری رائٹنگ آف کانسٹیٹیوشن ہے، اپنی مرضی کا، اپنے مزاج کا اور اپنی جو ذہن میں فلسفی ہے یا اپنی آئیڈیالوجی ہے اس کے تحت اگر آپ انٹرپریٹ کریں گے اور خدا نہ خواستہ یہ پرسیپشن کریٹ ہو جائے کہ آپ کوئی پولیٹیکل ایجنڈا کیری کر رہے ہیں تو ادارے کے لیے بھی خراب ہے، ملک اور سوسائٹی اور معاشرے اور پورے سسٹم اور خاص طور پہ ڈیموکریسی اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی کے لیے خاص طور پہ خراب ہے، اور وہ سویلین سپرمیسی کو زک پہنچاتی ہیں یہ چیزیں. سر لیکن پولیٹیکل اور غیر ایجنڈا، جمہوری جی 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 سر، جی جی فرمائیے گا. جی فرمائیے. بس میں یہی کہہ رہا تھا کہ غیر جمہوری پھر عمل شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے ہم پھر کئی دہائیوں پیچھے چلے جاتے ہیں. بامشکل ایک جدوجہد سے کچھ حاصل کیا جاتا ہے جمہوریت کی تقویت کے لیے، اس کو پھر دھک پہنچ جاتی ہے. بالکل صحیح. اچھا سر، یہ جو گروپ بندی تھی ہر ادارے میں ہوتی ہے، کہیں کم ہوتی ہے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، لیکن یہ جو دو بڑے گروپس ہمیں کورٹ میں نظر آئے خاص طور پر ہماری اپر کورٹس میں، سر یہ کتنے پرومیننٹ، اس سے پہلے آپ نے ماضی میں مثال دیکھی کیونکہ آپ سندھ ہائی کورٹ میں بھی رہے ہیں، پھر آپ سپریم کورٹ کا بھی حصہ رہے ہیں کچھ سال، تو ایسی گروپ بندی اس پیمانے پر واضح ہونا اور بڑا کلیئر ہو کے ججز کا بینچز میں اپنے کومنٹس دینا، کیا یہ درست عمل تھا اور یہ نظر آنی چاہیے تھی اتنے پرومیننٹلی؟ بالکل نہیں، قطعاً نہیں، بڑے دکھ کی بات ہے. لیکن اگر کچھ لوگ آمادہ ہو جائیں گے کہ جناب ضد پہ اپنی ان کا ایٹیچیوڈ ومسیکل ہوگا اور وہ کسی چیز کو خاطر میں ہی نہیں لائیں گے، قانون کو، آئین کو، جمہوری اقدار کو، اور اپنے ادارے میں اپنے قابل قدر جو ساتھی ہیں ان کی بھی رائے اور ان کے مشورے کو بھی رد کریں گے ایڈمنسٹریٹو معاملات میں بھی، اور یقیناً اگر بینچوں کی تشکیل میں اور اسپیس نہیں ملے گی دوسرے ججز کو جو کہ یقیناً انتہائی قابل، لائق، اچھی ریپوٹیشن کے اور کریجیس، انڈیپینڈنٹ، امپارشل ججز ہیں، تو اس کے نتائج جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. سر جو موجودہ چیف جسٹس ہیں ان کے جو پرسیپشن تھا اور پھر ان کے اوپر جو مسلم لیگ نون جب حکومت تھی مسلم لیگ نون کی تو جو ریزرویشنز کا اظہار کرتی رہی مختلف کیسز میں، تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو کیا سٹانس لینا چاہیے تھا؟ ان بینچز کا حصہ بننا چاہیے تھا، الگ ہو جانا چاہیے تھا؟ کیونکہ آپ خود بھی جج رہے ہیں. دیکھیے میں کسی کو پرسنل حوالے سے ذرا گفتگو اوائڈ ہی کروں تو بہتر ہے. بہرحال ایک جنرل پرنسپل ہے، اگر پرسیپشن بھی یہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ خدا نہ خواستہ آپ کی امپارشیلٹی پہ کوئی ایک پرسیپشن ڈیولپ ہو گیا ہے کہ غالباً آپ امپارشل نہیں رہے یا آپ کا ایک خاص رجحان نظر آ رہا ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اپنی ادارے کی ساکھ کے لیے، آئین و قانون کے تحفظ کے لیے اور عوامی اعتماد کو قائم رکھنے کے لیے یا اس کو بحال کرنے کے لیے آدمی بعضی جگہ اسٹیپ بیک بھی کر سکتا ہے تاکہ کوئی پرسیپشن مزید گنجلک نہ ہو جائے. بالکل ٹھیک. اچھا سر، عدلیہ کے حوالے سے آخری سوال کہ سر اب جو نئے چیف جسٹس ہیں جو ان پائپ لائن ہیں اور سپتمبر میں چارج سنبھالیں گے، ان کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ کہ اپرائٹ قسم کے تو وہ مشہور ہیں، لیکن یہ کہ جس طریقے سے آگے انتخابات کا ایک موسم آنا ہے اس میں اگر کہیں دیر سویر ہوتی ہے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ عدلیہ وہاں پر فرنٹ پر آ کر کچھ کامنٹ کر سکتی ہے یا کوئی ڈائریکشن وضع کر سکتی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں عدلیہ کو اپنی لمٹس کے اندر رہتے ہوئے اسی سے کام رکھنا چاہیے؟ جی سر. نہیں دیکھیں، عدلیہ کا میں نے عرض کیا نا، عدلیہ کا کام یہ ہے کہ وہ قانون یہ بتائے کہ قانون کیا کہہ رہا ہے اور قانون کا مطلب انٹرپریٹیشن کرنا، اس پہ عمل درآمد کرنا. جو قانون اور خاص طور پہ جو آئین کے تقاضے ہیں ان کی تشکیل کے لیے اور ان پہ عمل درآمد کے لیے عدلیہ کو بالکل فعال رہنا چاہیے، اور یہی امید رکھی جاتی ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں عدلیہ کا انشاءاللہ یہی کردار ہوگا. بالکل صحیح. سر آخری سوال کہ فروری میں انتخابات کی جو بات ہو رہی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ثابت ہوگی یا ہو سکتا ہے فروری سے بات آگے بھی نکل جائے؟ نہیں، مجھے ایسا کوئی خدشہ نہیں ہے انشاءاللہ. جب تک تمام تیاریاں مکمل ہو جائیں گی اور
जितनी एक निगरां हुकूमत इस सिलसिले में कोशिश व काविश कर सकती है और जितना परसुएड भी कर सकती है, हमारी यही पूरी कोशिश काविश रहेगी। हम हर तरीके से ऐसा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करेंगे और बर वक्त इलेक्शन होने के लिए जो कुछ भी हमारी सही हो सकती है हम यकीनी करेंगे। और इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है कि इन खदशात को जहन में लाया जाए कि खुदा न खास्ता आइन या कानून से मावरा होकर कोई अमल होगा। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर मकबूल बाकर साहब हमारे साथ मौजूद थे। नामजद निगरां वज़ीर, चैलेंजेस की एक तवील फहरिस्त, लेकिन उसके बावजूद भी पुरअज़्म नज़र आते हैं कि जो इंतखाबात हैं वो जो डे असाइन किया गया है, जो महीना असाइन किया गया, उसी में मुमकिन हो सकेंगे और उनको मुमकिन बनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन अदलिया के बारे में भी उन्होंने बड़ी तफसीली बात की है कि जो लिमिटेशंस हैं, हर इदारे की जो एक आइनी हदूद हैं उससे तजावुज़ करना किसी भी इदारे के लिए बेहतर साबित नहीं होगा। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद नून लीग का दौरे हुकूमत तो गुजर गया, लेकिन नून लीग अब इलेक्शन में जाने से पहले नवाज शरीफ साहब की वापसी को सामने रखते हुए वोटर के सामने आखिर क्या बयानियां रखेगी, इस पर नून लीग से जानेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साबका हुकूमत को गए हुए ज़्यादा दिन नहीं गुजरे हैं, लेकिन महंगाई से पिटे हुए अवाम की ये ख्वाहिश थी कि आने वाले दिनों में और आने वाले हफ्तों में शायद कुछ बेहतर फैसले हो सकें। लेकिन अवाम ये नहीं जानते हैं कि IMF से होने वाले मुआहदे के बाद जो सख्त तरीन शराइत पाकिस्तान के ऊपर आयद की गई हैं, उसके बाद कोई चारा नहीं है कि बहुत से ऐसे फैसले किए जाएँ जिनसे वक्ती तौर पर तो नुकसान ज़रूर होगा या अवाम के हवाले से मुश्किल हालात ज़रूर होंगे, लेकिन अगर दूररस नताइज देखा जाए तो फिर ये एग्रीमेंट यकीनन कुछ खुश आइंद वाक़यात भी लेकर आएगा और हालात भी लेकर आएगा, ख़ास तौर पर बैरूनी सरमायाकारी के हवाले से भी। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में मुस्लिम लीग नून ने जो कुछ भुगता और ख़ास तौर पर जो 16 माह का वक्त गुजरा, उसमें जितने मुश्किल फैसले किए गए, उसके बाद मुस्लिम लीग नून के लिए ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरीके से इंतखाबी मैदान में जाते हैं और आवाम के सामने क्या बयानियाँ रखते हैं। और इसमें सबसे अहम चीज़ जो कि बेहतरीन किरदार अदा कर सकती है, वो मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी भी है, जिसके बारे में अब हतमी तौर पर यह कहा जा रहा है कि वो मिड ऑफ सितंबर में हो सकती है। इसके बाद मुस्लिम लीग नून किस तरीके से आगे पॉलिटिकली चलेगी और किस तरीके से इंतखाबात के हवाले से ख़ास तौर पर पंजाब में या फिर किस सूबे में या फिर किस सतह के ऊपर अपने अलाइंसेस को तरतीब देगी, ये वो तमाम बातें हैं जो कि चहमगोइयों की सूरत में हो रही हैं और इसमें इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात भी एक बड़ा सवाल है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है, तारुफ करवाऊंगी। सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून आसिफ किरमानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत शुक्रिया कि आपने हमें पहली मरतबा प्रोग्राम में वक्त दिया है। सर, बहुत सी चीज़ें हैं जिन पर मैं आपकी राय चाहती हूँ, लेकिन सबसे पहले तो ये कि नवाज शरीफ साहब के बारे में अब हतमी तौर पर नून लीग कह रही है कि वो मिड ऑफ सितंबर में आएंगे, तो सर इसकी वजह सबसे बड़ी क्या ये है कि मौजूदा चीफ जस्टिस साहब की वो रुखसती का टाइम है और नए चीफ जस्टिस साहब की आमद का टाइम होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया सना बीबी फॉर हैविंग मी इन योर शो। माय प्लेजर। गुजारिश ये है कि जी शुक्रिया। गुजारिश ये है कि देखिए, नवाज शरीफ साहब को जिन हालात में जाना पड़ा यहाँ से, वो सबके सामने है और जिस तरह उनको और उनके ख़ानदान को एक झूठे केसेस में मुलव्वस किया गया, अब तो ये सारे शवाहिद भी सामने आ गए, एविडेंस भी सामने आ गए हैं। तो हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ चूँकि अब इलेक्शन जो हैं वो फरवरी में कहीं सुनने में आ रहा है कि नई हल्का बंदियाँ और ये सारे जो इलेक्शन एक स्कीम आएगी, तो उसमें ये 4-6 महीने लगेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ साहब के ना होने से जहाँ पार्टी का नुकसान हुआ है, वहाँ पाकिस्तान को भी बहुत नुकसान हुआ है। और मियाँ साहब, हमारी ख्वाहिश हमारी ख्वाहिश है कि मियाँ साहब इलेक्शन से पहले वतन वापस आएँ और मुस्लिम लीग नून की जो कैंपेन है उसको लीड करें, क्योंकि आज भी नवाज शरीफ का जो नाम है उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। चूँकि 2013 से 2017 तक लोगों ने देखा कि किस तरह उन्होंने कलील अरसे में, बावजूद कि उस ज़माने में उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिशें अरूज पर थीं, किस तरह महंगाई को कंट्रोल में रखा, किस तरह दहशत गर्दी का कलाकमा किया। नहीं किरमानी साहब, सर ये सर बिल्कुल बखूबी वाकिफ़ हैं सर इससे, और आप ये कह रहे हैं कि एक ख्वाहिश है कि मियाँ साहब आएँ। मेरा ख्याल है कि सर अब तो हतमी तौर पर ये हो जाना चाहिए कि मियाँ साहब ने वापस कब आना है। दूसरा सर ये भी फरमाइएगा कि क्या वो आएंगे तो वो किसको सरेंडर करेंगे, कानून के सामने सरेंडर करेंगे? क्योंकि PTI ये बात सामने रख रही है कि जी वो तो अपनी सज़ा को छोड़कर यहाँ से चले गए हैं या भाग गए हैं,
तो मियां नवाज शरीफ साहब क्या एजेंडा लेकर आएंगे, किस तरीके से कानून के सामने पेश होंगे, वो थोड़ा सा अगर हमें आप उसकी रहनुमाई कर सकें। देखिए, बुनियादी तौर पर नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जो केसेस हैं वो तो फेक हम्म। केसेस हैं, हम्म। फ्रॉड केसेस हैं। हम्म। लेकिन चूंकि शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी ऑन रिकॉर्ड हैं कि वो सितंबर में नवाज शरीफ साहब की वापसी का कह चुके हैं, हम्म। तो मैं समझता हूं कि वो हम सबसे ज़्यादा बाखबर हैं शहबाज साहब। तो मुझे उम्मीद है कि जैसे उन्होंने फरमाया है कि सही। नवाज शरीफ साहब सितंबर के बिल्कुल एंड में ठीक। आ जाएंगे, तो वो तशरीफ़ ले आएंगे। हम्म। और अब कानून के मुताबिक जो भी उनके पेंडिंग हम्म। मामलात हैं हम्म। वो फेस करेंगे कानून को। पहले भी किया, सही। अब भी करेंगे, कोई अच्छा ऐसी नो बिग डील। सर, दो दो सवालात। एक तो ये कि नेब के हवाले से कुछ तरामीम भी हुई इस हुकूमत ने अपने जाते जाते जो की, उसके बाद कुछ केसेस ख़त्म भी हो गए मियां नवाज शरीफ साहब के हवाले से जो थे। तो बकिया जो केसेस हैं, ख़ास तौर पर वो जिसमें उनकी नाअहली हुई थी, क्या सर उन केसेस को रिवर्स करने के लिए, उन फैसलों को रिवर्स करने के लिए क्या दोबारा मुस्लिम लीग नून रुजू करेगी कोर्ट से अदलिया के साथ? और दूसरा ये सर कि क्या बयानिया लेके उतरेंगे, वोट को इज्जत दो का बयानिया ही होगा, या अभी इस हवाले से कुछ डिसाइड ही नहीं हो सका नून लीग के अंदर? देखिए, मियां साहब का जो बयानिया था वो आज भी उस पर कायम है। हम्म। देखिए ना, उनका बयानिया था वोट को इज्जत दो। हम्म। तो ये वोट को इज्जत ही थी जिसके ज़रिए एक गैर आइनी और गैर कानूनी एक आरटीएस सिस्टम को बिठाकर जो हुकूमत मुसल्लत की गई थी, हम्म। उसको वोट के ज़रिए वोट आउट किया गया, अदम एतमाद किया गया। सही। तो ये तो मैं समझता हूँ कि उनके मौक़िफ़ की जीत है। दूसरा, नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो आप देखिए 2013 से लेकर 2017 तक, जैसे मैंने कहा कि उस वक़्त आईएमएफ के पास मुआहदा 2013 में गए और 2016 में हमने आईएमएफ को खुदा हाफिज़ कह दिया था। हम्म। और उसके बाद हमने आईएमएफ से, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट ने 2018 तक कोई उनके से कोई डील नहीं की, चूँकि मुल्क की हालात जौन से थे हम्म। वो कंट्रोल में थे, महंगाई कंट्रोल में थी और हमें ज़रूरत नहीं थी। सर, कथा कलामी की माजरत, नून लीग का वोटर बिल्कुल यही समझता है और इसी वजह से नून लीग को वोट भी देता है। लेकिन सर, नून लीग का एक अलमिया ये भी रहा है कि इख्तदार में आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात बड़े ख़राब हो जाते हैं। और आपको डॉन लीग्स भी याद होगी, फिर उसके बाद ये जो पूरा सिनेरियो हुआ, फिर किस तरीके से पीटीआई को लाया गया, उनकी जगह बनाई गई। तो सर, इस मर्तबा शहबाज शरीफ साहब ने जाते जाते इस्टेब्लिशमेंट के बारे में बड़े अच्छे रिमार्क्स दिए हैं, अपनी पोजीशन बड़ी वाजे की है कि वो कितने सूटेबल हो सकते हैं या कितना बेहतर ताल्लुकात के ख़्वाहां हैं। तो सर, ये फरमाएगा कि ये जो एक बहुत बड़ा हाथी है, इसको कैसे हैंडल किया जाएगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि शहबाज साहब ने जो बात की है ना, हम्म। वो कोई गलत बात भी नहीं की। कोई उन्होंने जो भी बात की, कोई इंडियन एस्टेब्लिशमेंट की बात तो नहीं की। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इसराइली एस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं की, उन्होंने अपनी पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की बात की है। और अगर आप एस्टेब्लिशमेंट फ़ौज को कहते हैं, तो ये वो इदारा है जिसने कुर्बानियाँ दी हैं, जिसने आपके लिए जंगें लड़ी हैं, जिनकी वजह से हम आज रात सुकून की नींद सोते हैं। हाँ, उनका सियासत में जो किरदार रहा उस पर लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हो सकते हैं, उस पर मियाँ साहब को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। लेकिन अगर मैं समझता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान सना बीबी इस दोराहे पर खड़ा है कि यहाँ कोई भी एक फ़र्द, एक जमात इसको गवर्न नहीं कर सकती। हम्म। यहाँ हमें सबको साथ लेकर चलना है, सिवाय उन लोगों के जो रियासत पाकिस्तान पर हमला करने में मुलव्विस थे, जो रियासत को और आइन को नहीं मानते। उसके अलावा जितनी तमाम सियासी क़ुव्वतें हैं, उनको साथ लेकर चलना होगा। और एस्टेब्लिशमेंट जो है, वो एक बहुत मेजर स्टेक होल्डर है। तो सर, इस मसलन मर्तबा वो किरमानी साहब, सर इस मर्तबा फिर इसका मतलब यह है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया तो नहीं होगा नून लीग का इलेक्शन में उतरते हुए? देखिए, एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया जो था, अगर उसको आप एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया कहें, वोट को इज्जत दो, तो वो उस वक़्त के हालात के मुताबिक था। ठीक। उस वक़्त चूँकि हम समझते थे कि हमारे साथ ज़्यादती की गई, बिल्कुल सही। हमारा रास्ता रोका गया, नवाज शरीफ के साथ जुल्म किया गया, उसको गैर ज़रूरी तौर पर जेल भेजा गया, बेगुनाह जेल भेजा गया और फिर आरटीएस बिठाकर उसको एक टोले को मुसल्लत किया गया। तो उस वक़्त तो हालात के मुताबिक वो एक बयानिया था, एक उसको चलिए आप कह लें एंटी एस्टेब्लिशमेंट। सही। लेकिन अगर एस्टेब्लिशमेंट ने खुद फैसला कर लिया, और एन रिकॉर्ड है एस्टेब्लिशमेंट कि जी वो एपॉलिटिकल रहना चाहती है, वो न्यूट्रल रहना चाहती है, तो हमें तो वेलकम फिर करना चाहिए बिल्कुल उनको। सही, बिल्कुल सही। और अगर वाकई रहती भी है सर, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिरी सवाल सर आपसे वो ये कि राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि जी जो 9 मई के लोग हैं या जो उसमें मुलव्विस पाए गए हैं,
उन्हें किसी सूरत में भी इंतखाबात में जगह बनाने और हिस्सा लेने की गुंजाइश उनके लिए नहीं होनी चाहिए। सर, अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बची कुची है वो इंतखाबात में उतरती है तो फिर नून लीग क्या रिएक्शन देगी? उनके खिलाफ कोर्ट में जाएगी कि वो इंतखाबात में क्यों जा रहे हैं? उनको मुकम्मल तौर पर माइनस करने की कोशिश करेगी क्या? नहीं, मैं इस मामले में राना सनाउल्लाह की बात से मुत्तफिक हूँ कि जो लोग, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस मामले में, कि जो लोग सानहा 9 मई में मुलव्विस थे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनके लिए तो कोई रहम नहीं होना चाहिए। वो किसी रहम के रियायत के मुस्तक नहीं, उनका तो रूथलेस होना चाहिए, एहतसाब या सजाएं मिलनी चाहिए। क्यों कि उन्होंने ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान, पाक फौज पर हमला किया, बगावत कराने की कोशिश की, शोहदा की बेहुरमती की। तो मेरे दिल में तो ऐसे लोगों के लिए जो पाक फौज या शोहदा ने, जिन्होंने हमारे लिए अपनी जानें दी और मनो मट्टी तले जा सोए, आप उनकी बेहुरमती करेंगे? ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूँ बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए पाकिस्तान में सियासत करने की। हाँ, जो लोग इसमें मुलव्विस नहीं हैं, जो बेगुनाह हैं और जिन्होंने इसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 9 मई के साने में जिनका कोई हिस्सा नहीं है, उनको आज़ादी होनी चाहिए इलेक्शन लड़ने की। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ किरमानी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। मुस्लिम लीग नून क्या राय रखती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात में हिस्सा? सबसे बढ़कर ये कि इंतखाबात से कबल जो असल कायद हैं मियां नवाज शरीफ साहब, वो किस तरीके से इलेक्शन कैंपेन में उतरेंगे और लीड करेंगे, और नून लीग का नैरेटिव क्या होगा, इस हवाले से बड़ी तफसीली उन्होंने बात की। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद सियासी तौर पर बाकी पॉलिटिकल जो अलाइंसेस मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान में, उनका क्या रिएक्शन है, और ख़ास तौर पर फरवरी में इंतखाबात की जो बात की जा रही है, क्या वाकई ये मुमकिन हो सकेगा काकड़ इंतजामिया की तरफ से? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। काकड़ इंतजामिया की तरफ से जिस तरीके से सोच विचार की जाती रही कि काबीना में किन अरकान को शामिल करना चाहिए, किन को नहीं, इसके ऊपर बड़ी अजम्पशंस भी कायम की जाती रही। लेकिन असल मसला ये है कि आया किन चैलेंजेस के साथ ये काबीना अपना काम शुरू करेगी, और सबसे बढ़कर ये कि जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ एक नहीं है, बल्कि मईशत से लेकर ख़जाना के अलावा सिर्फ डिफेंस के हवाले से भी हम देखें तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि दहशतगर्दी के जो मल्टीपल इंसिडेंट्स पाकिस्तान में हो रहे हैं, उसके बाद इलेक्शन कंडक्ट करवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क होगा। और इसके बाद खारजा उमूर के हवाले से भी जो चैलेंजेस दरपेश हैं, उसमें ख़ास तौर पर वो दोस्त ममालिक जिनके साथ ताल्लुकात सर्द मोहरी का शिकार रहे हैं, उनको किस तरीके से मुख्तसर वक्त में रिवाइव करने की ज़रूरत है, और एक ऐसे मौके पर जबकि उन ममालिक की तरफ से आपको इमदाद भी रकूम की सूरत में मिल रही है। और दूसरा कि जो अपोजिशन के अलावा इत्तेहादी जमातें भी रही हैं साबका हुकूमत में, वो किस तरीके से इस वक्त की मौजूदा इंतज़ामिया को देख रही हैं, और इनके क्या इसके ऊपर ख़ास तौर पर इंतखाबात के ऊपर असरात हो सकते हैं। ये वो तमाम इशूज़ हैं जो आज के हमारे सेगमेंट के एजेंडा पर शामिल हैं, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद हैं। सोलंकी साहब, सर थैंक यू सो मच। सर, एजेंडा बहुत तवील है, लेकिन सबसे पहले सर ये एक तो ये कि जो काकड़ इंतज़ामिया है वो, और उसके बाद सर उनकी काबीना, सर चैलेंजेस की एक तवील फहरिस्त इनके सामने टेबल पर मौजूद है। मुमकिन हो सकेगा सर 3-4 माह में इन सब चीज़ों को हैंडल करना? देखिए, सियासत है ही मुमकिनात का खेल, लेकिन आपने ठीक फरमाया कि जो इनके सामने चैलेंजेस हैं वो खासे बड़े हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि निगरान काबीना का बुनियादी मकसद इलेक्शन कमीशन की इआनत करना है कि वो आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात कराए, ताकि ये काबीना अगली मुंतखब हुकूमत को इक़्तिदार सौंप कर घर जाए। ये है उनका काम। तो अब इस वक्त आप देखें कि पाकिस्तान की सियासत में जो तकसीम दर तकसीम है, जो पोलराइजेशन है, वो अपनी इंतहाओं को छू रही है। ऐसे वक्त में अपने आप को गैर जानिबदार रखना और ये जाहिर करना कि जी हम इस झगड़े में, ये जो मुनाकशा है उसमें किसी एक तरफ फरीक नहीं है, बल्कि हम एक ईमानदार अंपायर हैं, ये एक बहुत बड़ा मुश्किल चैलेंज है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के लिए, जो कि ख़ुद एक सियासी जमात बल्कि 2 जमातों से होकर यहाँ पर पहुँचे हैं, और चंद दिन पहले तक एक जमात के सेनेटर थे। बिल्कुल। फिर जो उनकी काबीना है, उनका जो रहन सहन और उनकी जो कारकर्दगी है, तो एक तो चैलेंज ये है। खारजा अमूर के हवाले से उनका चैलेंज इतना मुश्किल नहीं होगा। मेरे ख्याल में जो पिछली हुकूमत है उनकी नाकामियों पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन उनकी जो कामयाबियां हैं उसमें
خارجہ تعلقات کو معمول پر لانا اور جو روایتی آپ کے اتحادی ہیں ان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا. سیٹ اپ سے بھی اسی دور میں نکلے. آپ کو شہباز شریف صاحب بڑی محنت کر کے مشکل کر کے بہرحال IMF کا جو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ تھا بالکل وہ ایگریمنٹ کر سکے. تو ان کا یہ چیلنج بھی ہوگا کہ معیشت کو مزید عدم استحکام اور کا پھر سر شکار امریکہ سے تعلقات بھی کچھ حد تک بہتر ہو سکے. سعودی عرب سے بھی انہوں نے بہتری کی کوشش کی. UAE کو بھی واپس پاکستان میں سرمایہ کاری کی طرف لے کے آئے. کچھ انیشیٹو تو انہوں نے لیے. سر اچھا اس میں ایک اور بھی سوال ہے کہ نون لیگ کی ہمیشہ سر کوشش ہوتی ہے کہ جو اکانومی ہے اس کے اوپر بہتر کام کیا جا سکے, لیکن اس مرتبہ کا ٹائم بڑا مختصر تھا. سر اب اگر الیکشن میں یہ پارٹی جاتی ہے یا اگر اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اترتی ہے تو سر ان کا بیانیہ کیا ہوگا؟ مینلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو نہیں جا سکیں گے اس مرتبہ؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ جا سکیں گے, لیکن ان کو یہ سہولت ضرور میسر ہے کہ وہ جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر گولہ باری کریں. صحیح, بالکل صحیح. یہ جو صاف ٹارگیٹس ہیں, نرم جو ہدف ہیں, صحیح. وہ تو یہ ہوں گے. اس پر سابق وزیر اعظم PTI کے وہ بھی صبح شام گولہ باری کرتے رہے ہیں. اب ذرا آرام سے ہیں اٹک میں, لیکن ان کی جماعت کر رہی ہے. اور PMLN جو ہے ان کے لیے بھی یہ سہولت ہوگی, ان کو کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا. اور پیپلز پارٹی بھی ایک حد تک جا سکتی ہے. تو وہ لیکن یہ نہیں ہو سکے گا کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس پر کسی قسم کی پیپلز پارٹی یا PMLN کوئی گولہ باری کر سکے. بالکل صحیح. اچھا سر یہ بھی بتائیں کہ اب الیکشن کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہے. ویسے تو اب کہا جا رہا ہے کہ جی فروری میں اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض صاحب نے بڑا کلیئر کہا ہے کہ جی جو 15 فروری ہے یا 17 فروری ہے اس سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں. لیکن اب شاہ محمود صاحب نے 90 روز میں الیکشن کروانے کے لیے نگراں وزیر اعظم صاحب کو ایک بڑا لمبا چوڑا خط بھی لکھا ہے, جبکہ یہ جانتے ہیں کہ 3 مہینوں میں یہ ممکن نہیں ہو سکے گا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ پریشر ٹیکنگ کر سکے گی یہ گورنمنٹ؟ اور دوسرا یہ کہ کیا سینٹ الیکشن سے پہلے الیکشن کروانا کوئی چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ اس گورنمنٹ کے پاس؟ دیکھیں, شاہ محمود قریشی بادشاہ آدمی ہیں, وہ ان کا جو دل چاہے وہ کہہ سکتے ہیں. ان کے لیے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا. صحیح. لیکن بات یہ ہے کہ جو مشترکہ مفادات کونسل ہے اس نے اتفاق رائے سے یہ منظور کیا جو مردم شماری کا نتیجہ ہے. اور آئین کا جو آرٹیکل 51 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ الیکشنز جو پچھلے سرکاری طور پر جو شائع شدہ مردم شماری کے نتائج ہیں ان پر ہوں گے. یہ آئین میں لکھا ہے. تو الیکشن کمیشن کو جب یہ نوٹیفائی کر دیا گیا تو الیکشن کمیشن کے پاس اور کوئی راستہ ہے نہیں. اب 4 مہینے کے قریب شاید اس میں لگیں گے. 54 دن ان کو چاہیے کہ وہ الیکشن کی مہم کے دیں. تو یہ گھوم پھر کے یہ بس فروری تک ہی آتا ہے. لیکن ان کی جماعت نے شاید چیلنج بھی کیا ہے سپریم کورٹ میں. تو جب یہ جائے گا سپریم کورٹ میں تو سپریم کورٹ دیکھے گی کہ جی اس کا کیا کرنا ہے. لیکن سولنگی صاحب سر سپریم کورٹ میں پھر وہ معاملات بھی تو گئے تھے نا. 2 صوبوں میں جو حکومتیں چل رہی ہیں وہ کب کا اپنی مدت مکمل کر چکی ہیں انٹرم سیٹ اپ کی, اس کے باوجود وہ چل رہی ہیں. کورٹس بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں. تو سر پھر اس وقت بھی ایسا ہی سینیریو بلڈ اپ کیا جائے گا؟ اس وقت بھی کورٹس خاموش ہو سکتی ہیں؟ اگر کورٹس نے بولنا تھا تو سر ان 2 صوبوں پر بھی تو بول سکتی تھی نا کورٹس. سنا مزیدار بات یہ ہے کہ جب انہوں نے حکم دیا تھا پنجاب میں انتخابات کا اور پھر 14 مئی کی بات ہو رہی تھی, یہ جو از خود نوٹس لیا گیا تھا بالکل اس پنجاب کے حوالے سے تو احکامات موجود تھے, بڑے کلیئر تھے. بالکل. اس میں سوال جواب بھی کیے گئے تھے. لیکن ایک اور صوبہ جہاں پر اسمبلی تحلیل ہوئی تھی جس کا نام خیبر پختونخوا ہے, اس کے بارے میں کوئی احکامات نہیں تھے. تو یہ تو پھر اس عدالت سے پوچھیں کہ صرف ایک ہی صوبے کی اسمبلی تحلیل ہوئی تھی یا دونوں کی ہوئی تھی, اور یہ جو 90 دن کا جو قانونی جو شرط ہے وہ صرف پنجاب پہ عائد ہوتی تھی یا دونوں پہ ہوتی تھی. یہ تو وہ سوالات ہیں جو ہمارے جو منصف ہیں وہی ہمیں آپ کو اور مجھے ایجوکیٹ کر سر میرا خیال ہے کہ اس میں سوال کرنے کی بھی جسارت ضرورت نہیں محسوس کی جائے گی, کیونکہ ہمیں خود ہی سمجھ آ رہا ہے کہ پرائیورٹی کیا ہے اور کہاں پر انٹروین کیا گیا. ایک آخری سوال سر,
पीपल्स पार्टी के हवाले से बड़ी लोग ये प्रिडिक्ट करते रहे कि जी ये जो काकड़ साहब का चुनाव था, पीपल्स पार्टी जलील अब्बास जिलानी साहब को नॉमिनेट करना चाहती थी और इसके ऊपर कोई कंसेंसस नहीं था पीडीएम में। अख्तर मेंगल साहब ने एक लंबा चौड़ा खत लिख दिया, आज मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी मिले हैं। तो सर ये जो बाकी इत्तेहादी थे पीडीएम के, आपको लगता है कि ये बहालत मजबूरी इकट्ठे थे, ये एक पेज पर नहीं थे? इनकी स्ट्रैटेजी अब क्या होगी सर? देखिए, ये अलग जमातें हैं, उनका अलग नजरिया है, उनके अलग मफादात हैं। ये इकट्ठे हुए थे, मुश्तरका मफाद था इमरान खान की सरकार का खात्मा, और जब वो खात्मा हो गया तो हालात ऐसे पैदा हुए कि इनको इक़्तिदार जारी रखना पड़ा। हालांकि पहले मंसूबा यही था कि फ़ौरन इंतखाबात कराए जाएंगे, लेकिन वो बावजूद हो नहीं सके। तो ये जब इंतखाबात का मरहला आना है तो उसमें वैसे भी इन्होंने अपने हिसाब से इलेक्शन लड़ना है, और फिर जब नताइज आ जाएंगे तो उसके बाद ये तय करेंगे कि किसने हुकूमत में जाना है, किसने हिज़्ब इख्तिलाफ में जाना है। तो ये तो सियासत का मामूल है, इसमें हैरानी की तो कोई बात नहीं। बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुर्तज़ा सोलंकी साहब मौजूद थे। सियासत में होता है और पाकिस्तानी सियासत में तो बहुत कुछ होता है, लेकिन इस वक्त की मौजूदा हुकूमत के सबसे बड़े चैलेंजेस ये हैं कि मईशत को बेहतर करना है, दिफा को मज़ीद मजबूत करना है, और ख़ारजा जो ताल्लुकात हैं दीगर ममालिक से और ख़ास तौर पर पड़ोसी ममालिक से और जो दोस्त ममालिक हैं उनसे, उनको बेहतर इस्तेमाल करना है, क्योंकि ख़ास तौर पर साबका हुकूमतों के दौर में इन ताल्लुकात के ऊपर बड़ी ज़रब पड़ी है। लेकिन इतने चैलेंजेस को इस मुख्तसर से टेन्योर में ये हुकूमत किस तरह से टेक अप कर सकेगी, इसके लिए यकीनन इदारों के जो हाथ हैं वो उनके कंधे के ऊपर होने बड़े ज़रूरी हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ा चैलेंज होगा कि इंतखाबात को वक्त पर कैसे करवाना है। और देखते ये हैं कि अब काकड़ इंतज़ामिया अपनी काबीना के साथ इस चैलेंज से किस तरीके से निपटती है, और जो बाकी अपोजिशन की जमातें हैं या फिर जो सियासी जमातें हैं वो किस तरीके से आया उनको सपोर्ट करती हैं या फिर सपोर्ट नहीं करती हैं। ये आने वाले दिनों में बड़ी हद तक वाज़ेह हो जाएगा। इसी नोट के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।